नहीं नहीं, आप नहीं थे? अरे नहीं नहीं। भारतवर्ष की पुण्यधरा दक्षिण भारत की वो पावन भूमि जहाँ पर दिग्गज आचार्यों की जो जिन शासन के सिरमौर रहे ऐसे समस्त आचार्यों की तपोभूमि है। अंतिम श्रुतकेवली भद्रभाव स्वामी से लेकर पूरी परंपरा में आचार्य दर्शन स्वामी, पुष्कर स्वामी, उद्वली स्वामी, कुंदाचार्य देव, उमा स्वामी भगवान, समुद्र स्वामी आदि समस्त समर्थ आचार्यों की तपोभूमि, उसमें खास करके वो पुण्य क्षेत्र श्री पोन्नूर मलई, पोन्नूर वो एरिया का नाम है, गांव का नाम है। मलई मतलब पर्वत, छोटे पर्वत को मलई कहा जाता है तमिल में, इसलिए वो पोन्नूर मलई के नाम से प्रसिद्ध है। हम सबको विदित है कि पोन्नूर मलई से आचार्य पूर्ण स्वामी का सदैव विदेह क्षेत्र गमन हुआ और वो काफी दीर्घ काल तक उनकी तपोभूमि रही। उस क्षेत्र में कुंदकुंद कहान पारमार्थिक चर्च की तरफ से आचार्य कुंदकुंद जैन संस्कृति सेंटर एक संस्थान चल रही है और वहां पर विगत 6 सालों से प्राचीन जिनवाणियों की सुरक्षा का कार्य चल रहा है। विषय इतना इंटरेस्टिंग है अब और हमारे लिए तो बहुत रोचक विषय है, क्योंकि हमें हमारी परंपरा में गुरुदेव श्री ने हमें जिनवाणी के प्रति आदर और स्वाध्याय समझाया है और उसी के कारण आज हम ये जो जितनी भी गतिविधि और ये धार्मिक परंपरा संस्कार को देख रहे हैं, उसके मूल में जिनवाणी है और जिनवाणी का उद्भव होना उसका हमें आज विस्तृत कथन करेंगे। ये कथा भी ऐसी है कि जो हमारे दोषों को क्षय कर सकती है। सत्संग कथा की दुरितानी समस्त दोषम। ये देवशास्त्र गुरु तीनों समकक्ष होने के कारण आज जिनवाणी कैसे उपलब्ध हुई, कैसे उत्पन्न हुई और आज तक उसका संवर्धन होके आज तक हमारे पास किस तरह से पहुंची, उन सारी गतिविधि का हम थोड़ा चर्चा करेंगे। विगत 2000 सालों से दक्षिण भारत में ये परंपरा चली। मुनिराजों ने स्वयं के गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान और अपने अभीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को लिपिबद्ध करके स्वपर के कल्याण हेतु आप थोड़ा धैर्य बना के रखना, समय काफी निकल चुका है, लेकिन हम सब कवर करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कहावत है कि गंगा में स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना पड़ता है, और आज
हमारे स्वयं ताड़पत्र जिनवाणी हमारे सौभाग्य से यहाँ विराजमान है। तो 2000 साल की परंपरा सिर्फ 2000 साल बोलने से पूर्ण नहीं होती है। जो मुनिराजों ने जो इतना बड़ा उपकार हमारे लिए किया कि साक्षात अरिहंत परमात्मा के विरह में भी उनके उन पावन वचनों को लिपिबद्ध करके आज हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है। 2000 सालों की 100 पीढ़ी से, क्योंकि इसमें वो धार्मिक श्रावक और गृहस्थ भी सम्मिलित है। जितना उपकार उन आचार्य देवों का, मुनिराजों का है, उतना ही उपकार हमारे लिए उन धर्मात्मा श्रावकों का है कि जिन्होंने एक बार लिपिबद्ध की गई जिनवाणी को क्षत होने से पहले उनकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई, उन जिनवाणी का संवर्धन किया, उनकी सुरक्षा की, और तब जाके आज हमारे लिए इतना आसान जिनवाणी माता का जो ये अलमारी में से लेके हम जब स्वाध्याय करने बैठते हैं, वो स्थिति आज हमारे लिए उद्भव हुई है। काफी वैविध्य है जिनवाणी के लेखन में, क्योंकि हम बात वहां से चालू करेंगे कि मुनिराजों ने एक बार लिपिबद्ध की हुई जिनवाणी किसी धर्मात्मा गृहस्थ के हाथों में अर्पित की, या तो जिनालय में विराजमान करके स्वयं निर्विकल्प हो गए, और फिर उसके बाद में जो भी गतिविधि रही वो महिमा पूर्वक उन गृहस्थों ने संभाली। पूरे 2000 साल के कार्यकाल में इतना बड़ा कालांतर, और दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक इतना बड़ा क्षेत्रांतर, वो काल एक ऐसा था कि जहां कोई सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम नहीं थी। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक काल की अपनी अपनी भाषाएं और लिपि हुआ करती थी, और वैसे सिर्फ विद्वानों को प्राप्त हो सके वैसी जिनवाणी, वैसे सूत्र, वैसे श्लोक, वैसी गाथाएं आज हमारे लिए जन जन को पीढ़ियों से प्राप्त हो रही है। आप सोचिए उसमें कितना बड़ा योगदान रहा होगा उन परंपरा का। और एकमात्र उद्देश्य स्व पर कल्याण का हेतु, और ये जिन वचनों को सुनकर किसी न किसी एक जीव को भी यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, किसी एक जीव को भी देशनालब्धि प्राप्त हो जाए, वो उद्देश्य से ये सारा कार्यकलाप अविरत रूप से चला रहा है। एक बार लिखा हुआ 415 गाथाएं, वह 357 सूत्र जब भी किसी जिनालय में विराजमान था, तो उन महिमावन श्रावकों ने उन ताड़पत्र ग्रंथों को उसमें इंकिंग करने से लेके, क्योंकि इस ताड़पत्रों में जो लिखाई होती है वो हम जैसे नोट के ऊपर पेन से लिखते हैं वैसा सरफेस पे लिखा नहीं जाता है। इन ताड़पत्रों पे कार्विंग करके, खुदाई करके लिखा हुआ है। जब खुदाई होती है तो वो वैसा सेल्फ वैसा का वैसा दिखता है, लेकिन उसमें इंकिंग करने के लिए सारी बातें आएगी, इसलिए कोई छोड़ देते हैं। मैंने नहीं बोला तो मेरा विकल्प हो जाएगा, प्रोजेक्ट में तो छोड़ देते, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। बोला है क्या
और लाइटें चालू कर दें। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आगे कल तुलना कीजिए। हाँ कोई हाँ कोई बात नहीं, हम जो बताना है लाइटें चला दीजिए, प्रकाश हो जाए। क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसमें जाता है इससे। इतना बड़ा कालांतर और क्षेत्रांतर होने के बावजूद 2000 सालों से, देखिए ये सारी जो चर्चा होगी ना, तो उसमें हमारा हेतु एकमात्र वो है कि जिनवाणी का संवर्धन में इन मुनिराजों के अलावा हमारे और आपके जैसे धर्मात्मा श्रावकों का कितना बड़ा योगदान है, और वो योगदान है उतना ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी आगे कितनी है वो हमें एक सिद्ध करना है। इन ताड़पत्र ग्रंथों में तत्कालीन भाषाएं और लिपि का बहुत वैविध्य मिलता है जगह जगह पे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषाएं और लिपि बनी रही, प्रत्येक काल में वो भाषा और लिपियों में परिवर्तन आता रहा, और उसके कारण इतनी सारी वैविध्यता उसमें रही कि यदि मूल जिनवाणी को प्राप्त करके यदि उसको पढ़ा जाए तो उसका अर्थघटन बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिपियां लिप्त और लुप्त हो चुकी है। भाषाएं और लिपियां दो अलग चीजें हैं, उसका हम थोड़ा दो वाक्यों में थोड़ा समझ लेते हैं। जो बोला जाता है उसे भाषा कहते हैं, और जिसको वो प्रस्तुत की जाती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आज हमारे लिए संस्कृत, प्राकृत, मराठी, नेपाली आदि जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और हम देवनागरी लिपि से परिचित है, इसलिए उन भाषाओं को समझ सकते हैं। लेकिन पूर्व में जब देवनागरी लिपि का उद्भव नहीं हुआ था, वैसे काल में वो तत्समय की तत् क्षेत्र की जो भी लिपि थी, उन लिपियों में वो प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में जिनवाणियों को लिपिबद्ध किया गया। सिर्फ भाषाओं का ही नहीं, क्योंकि दो भाषाएं, एक लुप्त होती हुई भाषा और उद्भव होती हुई भाषा का समन्वय करके इन सारे ग्रंथों को मणिप्रवाल न्याय से लिखा गया है। मणिप्रवाल वो एक ऐसा न्याय है साहित्य में कि जैसे हम सामान्य तौर पे मणि और प्रवाल मतलब मूंगा, वो दो प्रकार के रत्नों से बना हुआ कुछ भी ज्वेलरी कितनी अद्भुत होती है वो स्वयं जौहरी अच्छे से समझ सकते हैं, और जो पहनने वाली बहनें अच्छे से समझ सकती कितनी सुंदर होती है। वैसी लुप्त होती भाषा और नई उद्भव होती भाषा, वो दोनों का समन्वय करके, और ऐसे प्रसंग बहुत मिलते हैं इन ताड़पत्र ग्रंथों में, जगह जगह मणिप्रवाल न्याय से लिखा हुआ है। उसका हेतु मात्र एक है कि उन आचार्य भगवान का भाव भाषण बिना किसी क्षलन के वैसा का वैसा प्रसिद्ध हो, वो उद्देश्य मणिप्रवाल न्याय का उपयोग किया गया कि किसी भाषा में उस भाव भाषण के लिए यदि योग्य शब्द नहीं मिलता है तो दूसरी भाषाओं से भी शब्दों को एडॉप्ट करके वो भाव भाषण पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। आप सोचिए 2000 साल पहले लिखा हुआ वंदितु सर्वसिद्धे, वो 415 गाथाएं और 357 सूत्र, ये सारे जिनवाणी में आप समझ लेना कि आज वैसा का वैसा भाव जो आचार्य भगवान का है वो आज हमारे लिए यथारूप हमारे लिए प्रसिद्ध है। ये कितना बड़ा चमत्कार है। ये खाली शब्दों पे नहीं जाना,
ये जो आज हमें 2000 साल और 1000 साल इतना लंबा काल एक क्षण मात्र में, एक सेकंड में बोल देते हैं, वैसा नहीं होता है। वो उसके लिए 1000 2000 साल लगे। प्रत्येक दक्षिण भारत के प्रत्येक गांव में और उन गृहस्थों के घरों में 100 पीढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है। हमने तो ताड़पत्रों में वो देखा है लिखा हुआ कि दादा और पोती की जोड़ी, प्रत्येक दादा ने वचन लिया और पोते ने वो वचन निभाया। बेटा, ये हमारी ये जिनवाणी माता सर्व के परमात्मा की जो वाणी है, वो क्षत होने से पहले मेरे दादाजी से प्राप्त ये जिनवाणी को मैंने लिपिबद्ध किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप भी इसको क्षत होने से पहले उसकी प्रतिलिपियां बनाना और ये मार्ग को प्रशस्त रखना। और ये एक दादा और पोते की बात नहीं है। गांव के प्रत्येक दादा और पोते, क्षेत्र के प्रत्येक दादा, गांव के दादा और पोते की ये कहानी है। तब जाके एक बार आचार्य देव ने लिखा हुआ शास्त्र अनेक प्रतों में लिखा गया, उसकी अनेक प्रतें बनी गई और वो जगह जगह पर ज्ञान दान हेतु या मुनिराजों के संगों में स्वाध्याय हेतु प्रदान की गई। तब जाके आज हमारे लिए ये संस्कार फलीभूत हुए हैं। उन प्राचीन जिनवाणियों को आज भी वहां एक परंपरा है कि जब बेटी का शादी होती है तो सबसे पहले उसका जो करियावर, हमारे गुजराती में करियावर बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, जो देते हैं बेटी को, हाँ कन्यादान। तो उसमें सबसे पहले जिनवाणी विराजमान करते हैं, ताकि वो बेटी तो साड़ी गहनी तो ले जाएगी, लेकिन सबसे पहले वो जिनवाणी अपने गांव, अपने ससुराल ले जाएगी और ये परंपरा को जीवंत रखेगी। शायद ये स्थिति यहाँ भी है, ऐसी अपनी परंपरा है। हमारे गुजरात में तो है और दक्षिण भारत में भी है कि जैसे ही पहला उसका पिटारा जमाते हैं तो सबसे पहले स्वस्तिक करके माता उसमें जिनवाणी विराजमान करती है कि बेटे ये परंपरा के कारण प्रत्येक गांव में आज लाखों की संख्या में ताड़पत्र बने, लिखे गए, लेकिन जिनवाणी 4 तरह से नष्ट हो सकती है। जिनवाणी मतलब मैं भाव जिनवाणी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, द्रव्य जिनवाणी, जो लिखी हुई जिनवाणी 4 तरह से नष्ट हो सकती है। एक तो विद्रोहियों के आक्रमण से, वो हमें प्रत्यक्ष है कि 6-6 महीनों तक धुलिया जला के जिन शासन को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास हुआ, विद्रोहियों के आक्रमण से, पर्यावरणीय विषमता के कारण, जीवों की उत्पत्ति होने के कारण, ये 3 तो बाह्य कारण है। मुख्य और अहम कारण जिनवाणी हमारे कारण नष्ट हुई है। स्वाध्याय नहीं करने के कारण जिनवाणी जो नष्ट हुई है, तो उसकी कोई पर्याय नहीं है। विद्रोह के आक्रमण से बचाने के लिए जिनवाणी को संदूकों में छुपा के प्रतिमाएं भूगर्भ से निकलती है, तो वो उसी कारण है कि उससे बचाने के लिए भूगर्भ जमीन में प्रतिमाओं को संग्रहित कर दिया गया, संदूकों में भर के इन ताड़पत्र ग्रंथों को वहां समाहित किया गया और सोचा कि ये 5, 6, 7 सालों में, 10 सालों में ये आक्रमण खत्म हो जाएगा, वापस हम उसको निकाल के, लेकिन ये बहुत सदियों तक ये कार्यकाल चला। उनको भूगर्भ में संग्रहित करने वाले भी निकल गए, पीछे की कई पीढ़ियां निकल गई, और अब जाके आज हमारे लिए कहीं 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल पुराने जिन प्रतिमाएं और मंदिर मिलते हैं, लेकिन उसमें ये रखे हुए, संदूकों में रखे हुए
हुए जिनवाणी डिकम्पोज होके आज नष्ट भ्रष्ट हो गए, आज हमारे लिए वो प्राप्त नहीं है। और उसी के कारण अनेक आचार्यों की अनेक कृतियों से आज हम वंचित हैं। उसके बहुत उदाहरण हैं, क्योंकि इन ताड़पत्र ग्रंथों में उन आचार्यों की रचनाओं के भी नाम मिलते हैं। एक प्रसिद्ध नाम है गंधस्थी महाभाष्य, आचार्य समदभद्र स्वामी की वो रचना जो तत्वार्थ सूत्र जी की विस्तृत टीका, जैसे सरवार सिद्धि जी 4000 पद प्रमाण 357 सूत्रों को लिपिबद्ध करके पूज्यपाद स्वामी ने उसकी विस्तृत चर्चा की है। और हमारे लिए उसके कारण तत्वार्थ सूत्र जी समझना कितना आसान हो गया है। आप सोचिए 2 लाख पद प्रमाण गंधस्थी महाभाष्य में समदभद्र स्वामी ने कितना विस्तृत वर्णन किया होगा। ये कहलाता है सामर्थ्य। आचार्य हम कहते हैं समर्थ आचार्य, लेकिन वो सामर्थ्य क्या है? तो ये परिभाषा है कि एक सूत्र में पूरा विस्तार समाहित कर देना और उस सूत्र को, उस संक्षिप्त सूत्र को पूर्ण अर्थ लिए बना हुआ एक सूत्र, उसका विस्तृत वर्णन करके उसको 357 सूत्रों को 2 लाख पद प्रमाण विस्तृत बनाना, वो एक सामर्थ्य है। देखो, दोनों तरफ से संक्षिप्त करना वो भी सामर्थ्य है, उसको विस्तृत करना वो भी सामर्थ्य है। ऐसी जिनवाणी और अधिक साल तक और अधिक आने वाली पीढ़ियों तक हमारे लिए बनी रहे, वो हेतु से आचार्य कुंकुन जैन संस्कृति सेंटर कुन्नूर में उन प्राचीन जिनवाणियों को सुरक्षित करने का एक अद्भुत कार्य चल रहा है। वहां के संस्था के नेतृत्व ने सोचा कि गांव में कोई यंगस्टर्स कोई रहे नहीं है, सारे माइग्रेट हो गए हैं, कुछ बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन गांव में रहते हैं, तो वो अपना स्वयं का भी कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जिनवाणियों को सुरक्षित करना, आदि कार्य करना बहुत कठिन है। तो वैसे समय में वो नष्ट होती हुई जिनवाणी को हमारे कुन्नूर क्षेत्र में हम लाकर और उसको एक सुनियंत्रित गतिविधि के द्वारा, एक सुनियोजित कार्य प्रणाली के द्वारा उसको संवर्धन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेस्ड एक कार्य प्रणाली बनाई है। ये सब बताने के पीछे का एक आशय वो है कि हमारी ये प्राचीन धरोहर जैसी है वैसी आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे और उससे समाज अवगत हो, वो 2 हेतु से ये सारा कार्य हो रहा है। उन जिनवाणी को गांव से प्राप्त करना, अब जो मैं प्राप्त करना शब्द बोल रहा हूं वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्राप्त करने के लिए हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं। जैसे हम अपना आभूषणों का डब्बा या तिजोरी में रखे हुए आभूषण किसी को दिखाते नहीं है, देने की बात तो छोड़ो। वैसे ही उन भाषा और लिपियों को नहीं जानने के बावजूद भी वहां के स्थानिक समाज में ये परंपरा है कि ये जिनवाणी माता हमारी धरोहर है और वो कहीं नहीं जानी चाहिए। उसी कारण से हमें उतनी आसानी से सेवा करने हेतु भी जिनवाणी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कुनकुन कान पारमार्थिक ट्रस्टों की वहां चल रही धार्मिक और साधर्मिक वात्सल्यों की गतिविधि की प्रतिष्ठा के कारण और हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेस्ड जो कार्य प्रणाली बनाई, उसके कारण हमें वो सने सने जिनवाणी प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। अनेक प्रयत्नों के बाद, बारंबार फॉलो करने के बाद अभी तक हमने कुल 25-26 गांवों से
हमने 1153 जिनवाणी प्राप्त करके और उसका संवर्धन और सुरक्षा कार्य किया। हमने वो कार्य प्रणाली में इसलिए बताता हूं कि उससे आपको पता चले कि ये जिनवाणी कितनी नियंत्रित पद्धति से उसका सुरक्षा कार्य हो रहा है। ये उस परंपरा का अनुसंधान है कि जो 2000 साल पहले से वो श्रावकों की 100 पीढ़ी कार्य कर रही है, उसी कार्य का अनुसंधान है। हमें जैसी जिनवाणी प्राप्त होती है तो जिनवाणी में हम सबसे पहले जीव अवलोकन करते हैं कि उसमें जीवादि की उत्पत्ति हुई है कि नहीं। जीव अवलोकन के बाद जीव परिमार्जन और जीव परिमार्जन होने के बाद उन पत्रों को, इन ताड़पत्र ग्रंथों में लिखा हुआ ग्रंथ कहीं बाइंडिंग नहीं होने के कारण पूरा ग्रंथ इस प्रकार पूरा स्वतंत्र होता है, प्रत्येक पत्र। और जब जब इन पत्रों को सुरक्षित किया गया होगा पूर्व में, तो उसकी अवस्था, उसकी जो स्थिति है वो अस्त व्यस्त होने के बहुत कारण बनते हैं, क्योंकि भाषा और लिपि का तो पता नहीं है, लेकिन सुरक्षा कार्य तो करते रहना है। तो वैसे समय पे एक पत्र 5 तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। वो लेफ्ट टू राइट, फ्लिप टू फ्लॉप और क्रम ऊपर नीचे, इस प्रकार। अब हमें दूसरी चुनौती मिली कि उन भाषा और लिपियों की जानकारी, क्योंकि जब हम उसको डिजिटलाइज करते हैं तो हमें उन पत्रों को क्रम से डिजिटलाइज करना अत्यंत आवश्यक है। यदि क्रम से डिजिटलाइज नहीं किया तो पूरा जो कार्यकलाप है उसका रिजल्ट शून्य हो जाता है। तो वैसे समय में हमने उन लिपियों को भी सीखना प्रारंभ किया और उसी के कारण उन अस्त व्यस्त पत्रों को क्रम में लगा के सांगोपांग, जैसे मुनिराजों ने, जैसे आचार्य भगवानों ने वो पत्रों को लिपिबद्ध करके हमारे लिए छोड़ा था, और उसकी जो प्रतिलिपियां बन के आज हमारे लिए प्राप्त हुई है, वो उन प्रतिलिपियों को क्रम से लगा के वैसे ही एक से लेके 200, 250, 300 पत्रों का पूर्ण ग्रंथ, उसकी फ्रंट साइड और रियर साइड दोनों को आइडेंटिफाई करके पूर्ण ग्रंथ सांगोपांग तैयार करके, और इस प्रकार उसके 2,65,000 पत्रों को डिजिटलाइज किया है। डिजिटलाइज करके उन ग्रंथों को वैसा का वैसा क्रम में करने के बाद उसको प्राकृतिक तैलीय पदार्थों से उसको अप्लाई करके उसमें जीवादि उत्पत्ति न हो, और उसको उसकी जो नेचुरल मॉइस्चर, जो प्राकृतिक अंदर जो मॉइस्चर रहना चाहिए वो बना रहे, ताकि वो ब्रिटल होके टूट ना जाए। और इस प्रकार उन जिनवाणी को पूर्ण रूप से उन प्राकृतिक द्रव्यों से सुरक्षित करके उसके परिचय के साथ उन ग्रंथों का परिचय प्राप्त करना वो भी हमारे लिए तीसरी चुनौती है, क्योंकि उन ग्रंथों को पढ़ने वाले उन विद्वानों की उपलब्धि बहुत मुश्किल है। हमें 2-3 साल के प्रयत्न करने के बाद हमें तमिलनाडु से प्राप्त ग्रंथम लिपि में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ने हेतु हमें एक विद्वान मिले। वो आप सब परिचित है, टोडरमल स्मारक के 4थे बैच के विद्यार्थी पंडित जम्मू कुमार जी शास्त्री, चेन्नई, जो इन प्राचीन लिपि के विद्वान हैं। उन्हें खाली लिपि का ज्ञान है उतना ही नहीं, उन्हें संस्कृत, उन्हें प्राकृत, उन्हें देवनागरी लिपि, उन्हें हिंदी भाषा और मुख्य तो जिन आगम का ज्ञान है, वैसे विद्वान पंडित जी के सहयोग से हम उन ग्रंथों को उनका विवेचन लेते हैं, उसकी विषय वस्तु लेते हैं, उसका काल सिद्ध करते हैं, उसके लिपिकार सिद्ध करते हैं,
और ये सारा ऐतिहासिक वर्णन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना के उन प्रत्येक जिनवाणी के साथ में लगा के और उसको नया वस्त्र बंधन करके और इस प्रकार वापस यथारूप जैसा जो गांव से लिया था वहां जाके विराजमान कर देते हैं। ये तो बात हुई तमिलनाडु से प्राप्त जिनवाणी की। अब हमें कर्नाटक से जिनवाणी प्राप्त होना प्रारंभ हुआ। अब वहां की भाषा और लिपियां का वापस एक नया चैलेंज खड़ा हुआ। अब उसके लिए कैसे किया जाए, तो वहां भी ढूंढते ढूंढते हमारे लिए डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, अभी रिटायर है, और श्रवण बेलगोला की प्राकृत भवन में वो डायरेक्टर पदासीन है। वैसे डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन उन प्राचीन हलेकर्ण लिपि के ज्ञाता है कि जिन्हें वो 250 साल पूर्व जो कर्नाटक में चलने वाली लिपि उसको आज एकदम न्यूज़पेपर के जैसे जो पढ़ लेते हैं, ऐसे विद्वान डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन और उनके सहयोग से आज हमारे लिए दक्षिण कर्नाटका से और कर्नाटका के प्रांत से प्राप्त हलेकर्ण लिपि के जिनवाणी का हम पूरा अध्ययन और उसका ट्रांसलेशन करके और हमारा कार्य कर रहे हैं। मैं एक आपको दृष्टांत दूंगा। उसके पीछे आशय है कि खाली ये द्रव्य रूप जिनवाणी को संभालने का हमने कार्य नहीं करते हैं, उसको जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ऐसी जिनवाणी को प्रकाशन लाने के लिए हम 2-3 मिनट में उसका एक वर्णन करूंगा कि 30-35 साल पहले बेलगांव के एक जिनालय से, एक गृहस्थ के घर से हमें एक प्राकृत त्रय मिला। प्राकृत त्रय मतलब समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिकारी जी। उस प्राकृत त्रय की टीकाकार थे प्रभाचंद्र आचार्य देव। वो टीका हलेकर्ण लिपि में प्राप्त हुई जो आज तक अप्रकाशित थी। प्रयत्न करते 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 कितने साल निकल गया, आप सोचो 3-4 दशक निकल गए उनको प्रकाशित करना और उसको समाज के सामने लाना बहुत बड़ा कर्तव्य था। बेंगलोर के चिकपेट मंदिर के जो भंडारी परिवार का जो ट्रस्ट है, आप सब जानते हो कि रमेश जी भंडारी, चंपाला जी भंडारी, हाँ बेंगलोर के, हाँ जी। तो उनके मंदिर में ये 35 साल पहले जिनवाणी लाके विराजमान की गई और उसका योग अभी कुछ 4-5 साल पहले बना और उसका अभी ट्रांसलेशन कार्य चल रहा है। आज उसी जिनवाणी के आधार से हमारे संभव भैया प्रभाचंद्र आचार्य देव की 85 इकाई की टीका के आधार से अभी वो पीएचडी कर रहे हैं। अब देखिए एक एक जब वो कड़ी मिलती जाती है ना, वो श्रृंखला, तब वो हमें तभी वो भास होता है कि वो उस प्राचीन परंपरा का अनुसंधान आज यथारूप हो रहा है। उन ग्रंथों को ट्रांसलेट करने के लिए खाली लिपि नहीं, डॉक्टर सुरेश कुमार जी जैन, राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी नागपुर, पंडित शिखर चंद जी सागर, डॉक्टर संजय कुमार जी जैन दौसा जयपुर आदि, संभव भैया आदि सब विद्वान घंटों तक और महीनों तक, प्रतिदिन घंटों और महीनों तक निष्प्रू भाव से बैठ के और एक एक शब्द पे इतनी गहराई से चिंतन करके उसका अनुवाद और उसका प्रकाशन करने का कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ एक जिनवाणी के लिए उसका प्रयत्न नहीं होता है, हमें कर्नाटक से जो प्राप्त, बेलगांव से प्राप्त जिनवाणी की हमें दूसरी प्रत की आवश्यकता हुई, क्योंकि जो ह्यूमन एरर से जो मिस्टेक होती है, क्योंकि हस्तलिखित है सारी जिनवाणी,
और जो ह्यूमन एरर से मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक को पूर्ण करने के लिए हमें एक प्रत मिली कोल्हापुर मठ से, वो भी हले कन्नड़ लिपि से प्राप्त। हमें एक प्रत मिली जयपुर से, वो नागरी लिपि में। एक प्रत मिली हमें इधर से। अब देखो ढूंढते ढूंढते हमें कहां से ये सब मिलता रहा सहयोग, और उन 4 प्रतों के आधार से आप सोचिए कि उन 4 प्रतों में काल का बहुत बड़ा अंतर है। 250 साल प्राचीन बेलगांव की प्रत, 350 साल से ज्यादा प्राचीन कोल्हापुर मठ की प्रत, 520 साल से अधिक प्राचीन ईडर की प्रत, और उतनी प्राचीन जयपुर की प्रत, वो नागरी लिपि में, वो प्राचीन जैन नागरी लिपि में, ये हल्लड़ कन्नड़ लिपि, कहीं क्षेत्र काल का कोई संबंध नहीं, फिर भी वो अक्षर स सांगो पांग वैसा का वैसा आज वही वंदितो सब सीधे अक्षर स मिल रहा है। ये जिन शासन का चमत्कार है। अब इसको आप भाव भाषण में लेना, खाली शब्दों के प्रयोग पे मत जाना कि ये इतना बड़ा क्षेत्रांतर, इतना बड़ा विस्तृत कालांतर होने के बावजूद इतने विद्वानों ने अपने हाथों से लिखा, उन श्रावकों ने लिखा, लेकिन किसी ने एक ऐसी चेष्टा भी नहीं की कि मैं अपना स्वयं का एक अक्षर, एक मात्रा बिंदी को बढ़ा लूं या उसको कम कर लूं, ऐसी चेष्टा मात्र नहीं की। ये कितना बड़ा शिस्त और डिसिप्लिन है, ये कितना बड़ा जिनशासन का डिसिप्लिन। कहीं ये इन महिमावंत श्रावकों ने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए करके छोड़ा है, और इसलिए हम भी वो 100 पीढ़ी के अंतर्गत की एक पीढ़ी है, और हमारी अब वो जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार हमारे लिए एक प्राचीन जिनवाणी प्राप्त हुई, उसका रूप भले कोई हो, ये पुस्तक रूप में हो, डिजिटल रूप में हो, लेकिन उसका निरंतर स्वाध्याय करके और उसको भौतिक रूप में और डिजिटल रूप में या भाव भाषण रूप में उसको सुरक्षित करना और रखना, वो हमारा अहम कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ जिनवाणी को सुरक्षित रख के छोड़ देना इतना पर्याप्त नहीं है। यदि हम चाहते तो वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ, और अभी कर भी रहे हैं, पूरी अलमारियां, डिब्बे बना के उसमें वो भौतिक जिनवाणी को तो हम सुरक्षित रख लेते हैं, लेकिन उसके जो वस्तु का स्वभाव जो प्रतिपादित है, उसका जो भाव वाचन है, उसको हमारे अंतरंग में लाकर और वो स्व पर कल्याण हेतु उसका प्रयोग करते रहना, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस तरह विषय बहुत है, हमारा समय करीब करीब हो गया है बहुत। ये आपको कभी मेरा खुला आपको निमंत्रण है कि आप पुनूर क्षेत्र में पधारिए, घंटों तक बैठ के आप वो साक्षात वहाँ जो कार्यशाला है उसको देखिए, घंटों तक बैठ के हम ये सब चर्चा करेंगे, ताकि हमारे लिए वो महिमा सदा बनी रहे, और वो जागरूक नहीं हो तो वो जागरूक हो, वो उद्देश्य से हम बहुत कार्य करेंगे। इस प्रकार हम अभी यहाँ में जिनवाणी, इसमें क्या था अपना, हाँ, उसमें सारे उन चित्रों को संग्रहित किया गया था कि जिसमें जिस अवस्थाओं में जिनवाणी हमें मिलती है, और उसका पूरा प्रोसेस क्रम से समझाया गया था, और जब प्रोसेस होने के बाद जो जिनवाणी का अंतिम स्वरूप कैसे पहुंचता है उन जिनालयों में जाके, वो उसका एक मैं स्पष्ट उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई सामान्य पिता ने छोटे से दहेज या करियावर देके अपनी पुत्री को की शादी करके उसको विदा करते हैं, और कुछ समय के बाद वो गहनों से लदी हुई संस्कारित पुत्री जब पितृगृह आती है,
तो पिता को कितना आनंद होता है कि मेरी बेटी आज योग्य घर में योग्य वर के साथ सुखी है। तो उसी प्रकार वहां से जो प्राप्त छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त जिनवाणी और उसको पूरे पत्रों को क्रम में लगा के और उसको पूरा संस्कारित करके जब वो यथा जिस गांव में जाके वापस जब विराजमान होती है तो उन गांव के स्थानिक समाज को और वहां के नेतृत्व को उतना आनंद होता है। और वो माउथ पब्लिसिटी के कारण हमारा कार्य आज हर समय हमारे लिए बहुत सुलभ हो रहा है। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि खाली तमिलनाडु और कर्नाटक से नहीं, अब हमें महाराष्ट्र से और गुजरात से भी हमें निमंत्रण मिलने लगे हैं कि आप हमारे जिनवाणी प्राचीन जो धरोहर है उसकी सुरक्षा का कार्य कीजिए और उसमें जो अप्रकाशित जो जिनवाणी है उसको प्रकाशित करने का कार्य आप कीजिए। उसके फलस्वरूप ईडर में अभी मैं पिछले महीने करीब 11-12 दिन वहां जाकर आया। वहां का संग्रह गुरुदेव के प्रवचनों में आपने ईडर का नाम सुना होगा। ईडर अहमदाबाद से 120 किलोमीटर अंतराल पे मोहम्मदनगर से कुछ 35 किलोमीटर है। वहां 4000 प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है। इतना विशाल शास्त्र भंडार है। उन शास्त्रों में सोने की स्याही से लिखे हुए ग्रंथ उसमें विराजमान है। आप देखिए कितनी महिमा है। बनाओ पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षर लखी, वो साक्षात आज वो सोने की स्याही से लिखे हुए ग्रंथ आज वहां विराजमान है। वैसा ही अभी मैं पिछले हफ्ते कारंजा गया। कारंजा आप सबको पता है वहां 700, 800, 900 साल पुराने प्राचीन मंदिर है और वहां उतने ही पुराने प्राचीन जिनवाणी वहां विराजमान है। वो ताड़पत्रों में लिखे हुए भी हैं, कागज में लिखे हुए भी हैं। अब वो चारों मंदिर से हमारे लिए वहां से निमंत्रण प्राप्त है कि आप वो इन जिनवाणियों को सुरक्षित कीजिए, उनको क्रम से लगाइए, उसको डिजिटलाइज करके सॉफ्ट कॉपी बनाइए और फिर उसको प्रकाशित करने का कार्य कीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सौभाग्य से आज एक जिनवाणी प्राप्त करने को हम तरस रहे थे कि कहीं हमारी माता कहीं तो किस हालत में होगी और उसकी हम वैयावृत सेवा करके वापस वो भाई के घर में जाके विराजमान कर दे। वो भाव को जब हमने संजोए रखा तो उसके फलस्वरूप आज हमें इतना जगह जगह से और इतने प्राचीन वैभव उन अलमारियों को खोल दी जाती है कि जो किसी के लिए दर्शन करना भी दुर्लभ है। इतना बड़ा सौभाग्य आज एक जिनवाणी माता की सेवा का कार्य करने के पीछे हमारे लिए प्राप्त हुआ है। आज मैं खुरई में एक श्रीमंत सेठ, आप जब जानते हैं उनका परिवार में भी करीब 300-350 प्राचीन जिनवाणी है। तो कल से मेरा वहां भी जाना है वो आकलन करने के लिए कि क्या प्राचीनता है, कितने जिनवाणी है और किस तरह से उसको सुरक्षित किया जाए। ये सारा कार्य करके एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगा और फिर हमारे नेतृत्व निर्णय करेगी उस अनुसार ये सारा कार्य पूर्ण कुनकुन कारोबार फार्मासिक ट्रस्ट और आचार्य कुनकुन जैन संस्कृत सेंटर पूर्ण निःशुल्क रूप से करता है। कहीं समाज में कहीं दान के लिए अपील भी नहीं होती है और यथारूप वो सारा जिनवाणी का जो संवर्धन और सुरक्षा और प्रशासन का कार्य वो विद्वान लोग भी निष्ठुर भाव से करते हैं। वैसे आज हम भी पूर्ण स्वयंसेवी रूप से पूरा कार्य करते हैं और उसी के पुण्य प्रताप से हमारे लिए इतना सारा वैभव हमारे लिए उपलब्ध है। आज मैं यहाँ साक्षात कुछ ब्लैंक ताड़पत्रों को लाया हूँ। उसमें कैसे जिनवाणी लिखी जाती थी, किस प्रकार उसको इंकिंग होता था, बहुत विस्तृत बातें हैं।
हम चिदायतन प्रतिष्ठा में हमारा अपना जिनवाणी सुरक्षा केंद्र का, संवर्धन केंद्र का एक स्टॉल वहां लगेगा। वहां सारे चित्रों के द्वारा, बैनरों के द्वारा और स्वयं हम वहां खड़े होके इसकी विस्तृत पूरा हम बात करते रहेंगे। आप जब जो भी यदि चिदायतन पधारते हैं तो जरूर वो स्टॉल का लाभ लें, हम उसके लिए पूर्ण कटिबद्ध हैं। सोनगढ़ पंचकल्याण में भी लगा जी हाँ जी, सोनगढ़ पंचकल्याण, ढाईदी पंचकल्याण में भी ये इसके लिए पूरा स्टॉल लगा था और अनेक अपने सहकर्मियों ने आके और घंटों तक, मिनटों तक नहीं, एक घंटा, डेढ़ घंटा तक अपना भोजन का समय को भी लैप्स करके वहां खड़े होके इन शास्त्रों का वर्णन, जिनवाणी का कितनी जिज्ञासा है और जितनी जिज्ञासा आपको है उतना ही उत्साह हमें भी है कि हम कितना प्रचार प्रसार और ये धर्म प्रभावना का कार्य करें, ताकि ये आने वाले 18,500 साल तक ये जिन शासन वैसा का वैसा चमकता और दमकता रहे। मैं यहाँ जिनवाणी, ये ताड़पत्र जिनवाणी मैं खोल के रखूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन इतना धैर्य नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कोई एक प्राचीन जिनवाणी है, करीब 450 साल प्राचीन ग्रंथ है, तो उसके सुरक्षा के हेतु कोई स्पर्श न करें, सिर्फ उसको दूर से दर्शन करें और जो भी बातें हैं वो मैं स्वयं वहां खड़े होकर आपकी जिज्ञासा का समाधान करूंगा। और इस विषय में बहुत बातें हैं, काफी चीजें छूट गई हैं क्योंकि समय अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आपकी यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि आप कुछ उस विषय में कुछ पूछना चाहते हो या कोई को विशेष जानकारी हो और कुछ बताना चाहते हो तो आपका स्वागत है। यदि आप किसी कोई भाव हो, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय में। आपका ये इन्फॉर्मेशन कुछ सोशल मीडिया, डिजिटल, यूट्यूब वगैरह? हाँ जी हाँ, आज तक जो 1145 जिनवाणी का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो वो सारे जिनवाणी को हम सॉफ्ट कॉपी करके उसका 3 तो बैकअप रखते हैं। वो सारा क्रियाकलाप हमारे संभव भाई, राजीव जी, और मुंबई में एक पूरा शहर बना हुआ है, तो वहाँ उसका पूरा कार्य होता है। भोले भाई मेहता, राहुल जी शास्त्री आदि, संयम जी आदि सब मिलके और उसको कॉपिया करते हैं, उसको क्लाउड में रखते हैं ताकि हम उसको वर्ल्ड वाइड उसको प्रकाशित कर सके। लेकिन उसके लिए हमने संस्था ने कुछ नियम बनाए हैं कि वो योग्य व्यक्ति को योग्य समय पे वो प्राप्त हो सके। कोई भी लेमैन भी उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी लिंक पाने से पहले उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो क्यों उसको लेना चाहते हैं। कोई रिसर्च हेतु है, कहीं समीक्षा हेतु है, तो वो हेतु यदि वो सिद्ध कर लेते हैं, उसके पीछे इतना कठिन वो बनाने के पीछे कारण ये है कि पूर्व में हम बहुत धोखे खा चुके हैं कि हमारी जिनवाणी को किसी ने भी अपने नाम से प्रकाशित करके, और अब हमारे मुनियों ने और ऐसा बहुत हुआ है। मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से वो सब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोग जी, आपने कौन सी भाषा बताई कि किस भाषा में लिखा है? हाँ, ये भाषा तो संस्कृत और प्राकृत है जो मूल आचार्यों ने लिखी है। भाषा थी ना? हाँ, मैं बताता हूँ। और फिर उसकी जो अर्थ, विशेषार्थ और टीकाएं जो लिखी गई, वो उस समय की प्राचीन भाषाओं जैसे हले कन्नड़ भाषा, प्राचीन कन्नड़ भाषा, प्राचीन तमिल भाषा इत्यादि भाषाओं से लिखी गई। और लिपियां तो वही गई, कोई लिपियां में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कर्नाटक से प्राप्त जो जिनवाणी थी उसकी लिपि वही लिपि रही जिस लिपि में 1100 साल पहले नेमिचंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमट सारदी, जीवकांड और कर्मकांड को लिखा।
आचार्य वीरसेन स्वामी ने सखंडाकरम की टीका जो धौला जय धौला और कसाय पाहु की टीका आदि जो लिखे, तो वो जो लिपियों में लिखा गया, लिपियां वो रही, भाषा तो मूल गाथा सूत्र संस्कृत और प्राकृत में रहे, और उसकी जो टीका और वादी जो लिखा गया वो तत्क्षेत्र के तत्काल में विद्वान की वो भाषा रही। थोड़ा लैपटॉप में बता सकते हैं हम? नहीं मतलब मुझे बहुत आप है ना यहाँ पे एक एक करके दिखाते जाओ। हाँ लैपटॉप उठेंगे और से प्रेजेंट से देख लेंगे। प्रेजेंटेशन इस पे दे रहे तो थोड़ा सा लैपटॉप पे मैं लैपटॉप से, लेकिन वो थोड़ा ऐसा मतलब लैपटॉप में ऐसा होगा कि मैं रह गया, मुझे और देखना है, जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी, और मुझे तो बहुत उत्साह है। दिखा दो, सब बैठे, बाद में जब जाएंगे तो पास मैं तो उसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे 400 साल पुराना रत्नाकरम साहब का चाहे जब हमारे लिए प्रस्तुत होता है 4 पत्रों पे लिखा हुआ, तो जब वो स्क्रीन पे जब उसका प्रथम पत्र आता है तो उसी समय हमारे बेंच के ऊपर वर्तमान में छपा हुआ रत्नाकरम साहब का आचार्य विराजमान करते हैं। हमारा हेतु आप समझिए कि वो 450 साल पुराना ताड़पत्रों पे लिखा हुआ वो रत्नाकर साहब का आचार्य, वही नमः श्री वर्तमान वही आपके वही इसी आशा एक अक्षर मात्र। आप सोचिए जब वो अक्षर सह जब टैली होता है ना, तो हमारे ये श्रद्धान में कितनी दृढ़ता आती है। आप सोचिए कि 2000 साल पहले 1800 साल पहले लिखा हुआ समदभद्र स्वामी का स्वयं रत्नाकर साहब का यथा रूप हमारे लिए उपलब्ध है। अब ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप ये इसको है ना कभी भी आप उसका भाव वाचन करना। आज तो हम एक पुस्तक एक जिनवाणी लेके जब बैठ जाते हैं तो हम उसी में तन्मय हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे 2000 साल से कितने भव्य जीवों का, महान उन आचार्यों का और उन श्रावकों का योगदान है कि जिसके कारण आज वही परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी अक्सर सह आज हमारे लिए उपलब्ध है। ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, सब एक जिन शासन का चमत्कार है। जिनवाणी का प्रतिलेखन ऐसा गिरा नहीं कर सकते हैं साहब। ये 2,60,000 पत्रों को मैंने ये स्वयं हाथों से हैंडल किया है, उनको इन आंखों से हमने निरीक्षण किया है। कहीं एक जगह चेक चाक ओवर राइटिंग नहीं मिल रही है। आप सोचिए कितनी एकाग्रता से उन ग्रंथों का प्रतिलेखन किया गया होगा। आज हम बता दो कि एक A4 साइज का पेपर यदि हम एक कागज में कुछ लिखते हैं तो वो उसमें हम कितनी चेक चाक और कितनी ओवर राइटिंग करते हैं। ये दिखाता है जिन वचनों के प्रति महिमा और एकाग्रता और वो शिस्त। आप सोचिए 300-400 साल इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुए किले और महल 300-400 साल में तो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, खंडर हो जाते हैं। आप ये 400 साल पूर्व लिखा हुआ ग्रंथ यथा रूप आज हमारे लिए विराजमान है। ये क्या कोई जिन शासन का कम चमत्कार है? इतनी बड़ी विभूति आज हमारे लिए इतनी सहज उपलब्ध है। स्वर्णिम काल चल रहा है भाई साहब। ये एक ताड़पत्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो आज हमारे लिए इन ग्रंथों में इतने सुंदरतम रीति से लिखा हुआ है। जब ये एक विद्वान आज 300 साल पहले की मैं बात करता हूँ, एक विद्वान जब जिनवाणी का स्वाध्याय करता था तो उनके पास सिर्फ एक गाथा लिखा हुआ एक ग्रंथ होता था। यदि उसका विस्तार करना हो तो उन्हें दूसरा ताड़पत्र जिनवाणी लेना पड़ता था, और उसका भावार्थ करना हो तो उनके लिए तीसरा जिनवाणी, वो भी सुलभ नहीं था। यदि कहीं नहीं मिला तो उन श्रोताओं को इतना विश्वास था
और उस वक्ता को इतनी जिम्मेदारी थी कि जो मैं यहां से जो प्रतिपादित करूंगा वो उनके तक यथारूप पहुंचेगा, और वो बैठे हुए श्रोता वो उस रूप समझते थे। आज हमारे लिए जिनवाणी इतनी सुलभ है कि एक ही पत्र खोलते ही मूल गाथा, शब्दार्थ, अन्वयार्थ, भावार्थ, विशेषार्थ, टीका, टीकार्थ, जिसको जो भाषा में समझ में आए उस भाषा में उपलब्ध है। स्वर्णिम काल चल रहा है भाई साहब, हमारा ये सौभाग्य है। कोई कहता है कि दुसम पंचम काल, वो काल अपने समय में अपना कार्य कर रहा है, हमें हमारा कार्य करना है। एक एक अक्षर, एक प्रत्येक लाइन के नीचे हाइलाइटर चल रहा है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, जिनवाणी लेके भी नहीं बैठना है। अभी तो ये काल आ गया, आपको सिर्फ उपयोग लगा के बैठना है। यदि वो उतना भी नहीं कर पाए तो हमारे जैसा कोई दुर्भागा नहीं है इस संसार में कि साक्षात सर्व के परमात्मा की उन समर्थ आचार्यों की वाणी आज हमारे लिए इतनी सुलभ है। ये पूर्ण बात करने का मूल हेतु ये था कि आज हमारे लिए वो मैसेज पहुंचे कि आज हमारी जिम्मेदारी कितनी है और हमारी पात्रता कितनी है, और हमें उसको सिद्ध करने के लिए हमें कितना योगदान देना चाहिए, देते रहना चाहिए।